हाई बोलना है। हम लोग बात कर रहे थे किसका? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, राइट? अभी हमारा टॉपिक चल रहा था उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। अब ये बताओ कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो हमारे पास प्रोग्रामिंग स्टाइल कितने अवेलेबल हैं? प्रोग्रामिंग स्टाइल कितने अवेलेबल हैं? 3 प्रोग्रामिंग स्टाइल अवेलेबल है। सबसे पहला क्या? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल अवेलेबल है। सेकंड कौन सा है? फंक्शनल है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल है। और थर्ड हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ये दोनों तो हमने किया था, प्रोसीजरल भी किया था, फंक्शनल भी किया था। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों करेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का यूज़ करके हम बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को कम से कम लाइन ऑफ कोड लिख करके कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 1, जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को यूज़ करते हैं तो कोड और कोड के द्वारा जो डेटा यूज़ किया गया और डेटा की सिक्योरिटी हमारा मेंटेन रहता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को जब यूज़ करते हैं तो सेम सेट ऑफ कोड्स को बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार लिख सकते हैं और बार बार उसे हम यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल की जब जब हम करते हैं तो एक ही काम को करने के लिए या फिर अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग हमको फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक ही फंक्शन से हम अलग अलग तरह के काम करवा सकते हैं, है ना? अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ एक फ़ायदा ये होता है कि जो अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं जिसकी ज़रूरत यूज़र को नहीं है उन सारे एलिमेंट्स को हम छुपा सकते हैं और जो एक्चुअल में यूज़र को चाहिए सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं, जो कि फंक्शनल या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल में मुमकिन नहीं था। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं बट मेन हाईलाइट इसका क्या है? इनकैप्सुलेशन। दूसरा मेन हाईलाइट क्या है इसका? इनहेरिटेंस। थर्ड मेन हाईलाइट क्या है इसका? पॉली। और फोर्थ मेन हाईलाइट क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। अगर एक लाइन में बोला जाए कि ये है क्या, तो हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग स्टाइल और एज वेल एज प्रोग्रामिंग गाइडलाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है और एक प्रोग्रामिंग गाइडलाइन है। बस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ हर एक चीज़ को। इनकैप्सुलेशन क्या है? तो ये हाँ एक फीचर है, क्या है? पिलर है ऑफ ओप्स used to bind all attributes and methods of an object together to maintain data security. To maintain data security and डेटा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इनकैप्सुलेशन का। मतलब जिसका डेटा है वही यूज़ कर सकता है, कोई और नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। दुनिया की तमाम चीज़ें क्या हैं? एक ऑब्जेक्ट है। इवन आप भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ। और हर ऑब्जेक्ट के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक एट्रीब्यूट और दूसरा बिहेवियर। मतलब एक डेटा और दूसरा एक्शन। एक डेटा और दूसरा एक्शन। एक्शन को ही हम लोग बिहेवियर या मेथड बोलेंगे और डेटा को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट बोलेंगे। तो हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा? एट्रीब्यूट होगा और एक्शन होगा। मतलब डेटा होगा और मेथड होगा। और डेटा और मेथड दोनों को हम लोग क्या करते हैं? इंटैक्ट करते हैं।
और इसे क्या कहेंगे हम लोग, इनकैप्सुलेशन। आप कैप्सूल में देखे भी होंगे कि 2 पार्ट होता है, ऐसा कुछ बना होता है ना। तो एक पार्ट में क्या है इसका, डेटा, और दूसरे पार्ट में क्या है, एक्शन। और डेटा और एक्शन दोनों को कंबाइन करने का जो प्रोसेस है, यही क्या कहलाएगा, इनकैप्सुलेशन। और हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, सेम सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे और सेम सेट ऑफ एक्शंस होंगे, लेकिन डेटा सबका क्या होगा, अलग अलग। नंबर ऑफ डेटा सेम होगा बट डेटा सबका क्या होगा, अलग अलग। जैसे मान लो कि हम स्टूडेंट नाम का एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो हर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का क्या होगा, अलग अलग डिटेल होगा। हाँ, लेकिन सेम होगा, सेम इन द सेंस कि नंबर ऑफ डिटेल सेम होगा। लाइक अगर एक स्टूडेंट का नाम है, कोर्स है, फी है, तो सारे स्टूडेंट का, बाकी स्टूडेंट का भी क्या होगा, नेम होगा, कोर्स होगा और फी होगा। हाँ, लेकिन नाम सबका अलग हो सकता है, कोर्स सबका अलग हो सकता है, फी सबका अलग हो सकता है। इनहेरिटेंस से क्या फायदा मिलता है मेरे को, इनहेरिटेंस के क्या फायदे हैं, तो बोल सकते हैं क्या, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, reusability of codes that हम लोग पढ़े हैं ना, प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई का, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो हम सेम सेट ऑफ कोड्स को बार बार नहीं लिखेंगे, बल्कि एक बार लिखेंगे और बार बार उसे हम यूज करेंगे। इसीलिए हमने क्या लिखा है, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड दैट इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राई। मतलब एक बार अगर कोई कोड हमने लिख लिया तो उस कोड को मैं बार बार नहीं लिखने जा रहा हूं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, देखो पॉलीमॉर्फिज्म का हम लोग बहुत बड़े एग्जाम्पल है, नहीं अपने आप में बड़े एग्जाम्पल है। अगर अभी हमें तो कुछ अलग बिहेव कर रहे हैं, एक अलग एक्शन है हमारा, अगले पल अगर कहीं अलग लोकेशन पे होंगे तो हमारा अलग बिहेव होगा, अलग एक्शन होगा। तो अगर एक ही बंदा या एक ही लोग जिनका अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर है, अलग अलग एक्टिविटीज़ है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये तो हो गया हम लोगों को जनरल लाइफ की बात। लेकिन प्रोग्रामिंग वाले लाइफ की बात करें तो उसमें क्या है इसका मतलब, इसका ये मतलब है कि अगर एक ही फंक्शन अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, या एक ही ऑपरेटर अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। तो लिख सकते हैं फंक्शन और ऑपरेटर a function or operator is able to perform different operation. A function or operator is able to perform different operation इनपुट। अगर कोई फंक्शन या ऑपरेटर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग एक्शन परफॉर्म करता है तो इसी को क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसा देखा भी होगा आप लोगों ने, बताओ कि नहीं देखा है, एक कॉन्सेप्ट जरूर आप लोग देखे होंगे कि अगर मैंने यहाँ पे डाला कहीं भी 4 या 5 + 7, रिजल्ट क्या आएगा, 12 आएगा। लेकिन अगर यही 5 मैंने ऐसे लिखा और +7 ऐसे लिखा, तो पता है क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा 57। क्यों, अब देखो कि वही ऑपरेटर है, प्लस यहाँ भी और यहाँ भी वही ऑपरेटर है, लेकिन दोनों ऑपरेटर ये एक ही ऑपरेटर दो अलग अलग इनपुट के केसेस में अलग अलग तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। जहाँ यहाँ एडिशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन कर रहा है। तो कैसे इसको समझ में आया कि अब मुझे कॉन्कैटिनेट करना है और कब मुझे ऐड करना है, तो ये डिपेंड करेगा इसके इनपुट पे। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका किसका, पॉलीमॉर्फिज्म का,
कि एक ही ऑपरेटर जो अलग अलग इनपुट के केसेस में अलग अलग तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। क्या बोलेंगे इसे हम? पॉलीमॉर्फिज्म। ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा और ये हर जगह अप्लाई कर सकते हो तुम लोग। C++ का भी अगर कोई एग्ज़ाम है वहाँ भी काम आ जाएगा, जावा का अगर पेपर है वहाँ भी लिख सकते हो, हर जगह काम आएगा। तो इतना कम से कम याद रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या लिखने जा रहा हूँ मैं? एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन है क्या? है भारी भरकम सारा टर्म, लेकिन मतलब बड़ा आसान है सबका। इनकैप्सुलेशन मतलब एक कैप्सूल लिए, उसी के अंदर डेटा डाल दिए, उसी के अंदर सारा एक्शन मतलब मेथड को डाल दिया और उसको हमने रैप कर दिया, है ना। तो ये जो हमने डेटा और एक्शन दोनों की रैपिंग करा एक सिंगल यूनिट के अंदर, इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे? इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब गवर्नमेंट का जो भी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का बोल रहे सॉरी, पेरेंट्स का जो भी प्रॉपर्टी है वो अगर चाइल्ड ऑप्ट करता है, गेन करता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऑप्ट और गेन ऑल एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर्स बाय द चाइल्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस का एक बड़ा फेमस मैटर था, तो शायद मैंने आप लोगों से शेयर भी किया होगा। एनडी तिवारी का नाम सुना होगा आप लोगों ने? नहीं, गवर्नमेंट के बड़ा ही, ये कांग्रेस के एक बड़े ही सीनियर नेता थे एनडी तिवारी। तो एनडी तिवारी के अगेंस्ट में एक 24-25 साल का दिल्ली का बंदा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाला कि एनडी तिवारी हमारे पिता है। अब चूंकि ये बहुत बड़ा मैटर था तो उस पर सुनवाई शुरू हुआ, मतलब संज्ञान ले लिया गया। अब बाकायदा डीएनए टेस्ट वगैरह करवाया गया और ये चीज़ें प्रूव भी हो गई। तो जो बंदा एक साधारण सा था, अचानक वो हजारों करोड़ का ओनर हो गया। क्यों भाई? तो एनडी तिवारी का जब वो बेटा प्रूव हो गया, तो जो एनडी तिवारी का प्रॉपर्टी था वो सब क्या हुआ? इनहेरिट हो गया। तो इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल था ये कि पेरेंट्स के पास जो भी एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स हैं, है ना, वो सब चाइल्ड को मिलेगा। अब सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि आपके पड़ोस में एक हैं शर्मा जी, और शर्मा जी स्कूटी चलाते हैं। हो सकता है उनका बचवा छोटा हो, अभी नहीं चलाएगा, लेकिन शर्मा जी का जब बचवा बड़ा होगा तो बाय डिफॉल्ट और स्कूटर उसको भी तो मिल जाएगा ना, कि नहीं मिल जाएगा? तो ये भी एक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इनहेरिटेंस का मतलब गेन करना, ऑप्ट करना एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स को चाइल्ड के द्वारा अपने पेरेंट्स से। इसी को क्या कहेंगे? इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इंग्लिश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है टू हाइड समथिंग। अगर हमें किसी चीज़ को छुपाना है तो क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्या लिखते हैं? एब्स्ट्रैक्शन क्या है? प्रोसेस टू हाइड all those attributes of the object that are not actually needed. Process to hide all those attributes of the objects that are not actually needed. एक ऑब्जेक्ट का वो सारा एट्रीब्यूट छुपाना जो कि एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है यूज़र को, और जो ज़रूरत है उसको दिखाना, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है।
क्या आगे बढ़ा जाए? पक्का? मान लो कि मुझे कुछ प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रखना है, कुछ प्रोडक्ट का डिटेल रखना है, उस प्रोडक्ट का हमें बिल बनाना है। तो प्रोसीजरल स्टाइल में कैसे कोड करेंगे? हमें एक प्रोडक्ट को मेंटेन करना है, एक प्रोडक्ट के लिए बिल जनरेट करना है, तो प्रोसीजरल स्टाइल में हम कैसे इस काम को करेंगे? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे? प्रोसीजरल स्टाइल में रखेंगे तो हम लिखेंगे पीएन। क्या लेंगे? पीएन। पीएन मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट नेम। क्या लिखेंगे? इनपुट, और यहाँ क्या डालेंगे? इनपुट के बाद इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट, इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट, इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट, ऐसे। और अगर हमें प्रोडक्ट क्वांटिटी लेना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे हम? प्रोडक्ट क्वांटिटी के लिए क्या लिखेंगे? इंट, और उसके बाद क्या लिखेंगे? इनपुट, और उसके बाद क्या डालेंगे? इंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, कुछ ऐसा ही लिखना होगा, इंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी। और अगर हमें प्रोडक्ट का उसके बाद क्या चाहिए होगा? रेट भी चाहिए होगा, तो हम क्या लिखेंगे? इंटर इंट, और इनपुट क्या डालेंगे हम यहाँ पे? इंटर प्रोडक्ट क्वांटिटी। कुछ ऐसा ही लिखना पड़ेगा। हाँ, रेट लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट रेट, यही ना। और मतलब जो डेटा जितना चाहिए था उतना हम वेरिएबल बनाते जाएंगे, और उतना फंक्शन कॉल करके हम डेटा लेते चले गए। अब डेटा लेने के बाद फिर क्या करेंगे? अब मुझे मान लो कि इसका निकालना है जीएसटी, तो जीएसटी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो लिखेंगे हम प्रोडक्ट क्वांटिटी इंटू प्रोडक्ट रेट, और इंटू क्या? 18, और बाई कितना? 100। और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ बिल के लिए क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट क्वांटिटी इंटू प्रोडक्ट रेट, और प्लस क्या लिखेंगे? जीएसटी। और फिर जब हमें ज़रूरत होगा इसका बिल प्रिंट करने का तो क्या बोलेंगे? फाइनल बिल ऑफ, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम देना चाह रहे हैं, पीएन। क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? इज फाइनल बिल ऑफ, पीएन इज, और फाइनल बिल किस में है? बिल में है। तो ये जो कोड हमने लिखा, तो मुझे लगा कि एक प्रोडक्ट का मुझे बिल बनाना था, तो हमने बेसिक 5-6 लाइन का कोड लिख दिया। अब ये जो हमने अभी कोड लिखा है, ये कौन से स्टाइल में मैंने कोडिंग किया है? प्रोसीजरल में। प्रोसीजरल में मतलब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े वो मैंने लिख दिया, पहले से कोई प्लान नहीं है, कोई इसका प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। जब ज़रूरत पड़ा तो वेरिएबल ले लिए, जब ज़रूरत पड़ा फंक्शन कॉल कर लिए। अब देखना इसके साथ डिमेरिट क्या क्या आ रहा है। कोड रन करेंगे, और इसका हमने नाम डाल दिया मास्टर कोडिंग। अभी प्रोडक्ट का नाम मेरे से पूछ रहा है, मान लो हम लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं, लैपटॉप ही लेना है ना गुलशन? लैपटॉप ले लेते हैं, और कितना पीस ले लेते हैं? 2 पीस लेते हैं, है ना? 3 पीस आ रहा है ना? अच्छा, 2 ही पीस लेते हैं। और इंटर प्रोडक्ट रेट क्या रख लेते हैं? मान लो 30,000 के हिसाब से। चलिए, अब फाइनल बिल कितने का बनेगा? चलो, ये तो बात सही है। अब समस्या ये है कि ये तो फाइनल बिल हमारा बना, अब हमें और भी कुछ प्रोडक्ट का बनाना होता तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ? ये तो एक ही प्रोडक्ट का बनाना, हमें तो एक से अधिक प्रोडक्ट लेना है। मान लो लैपटॉप के अलावा हो सकता है हम प्रिंटर भी लें, हो सकता है पेन ड्राइव भी लें, तब तो ये गड़बड़ है ना? कितने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो क्या किया जाए फिर से ये प्रोसेस क्या करना पड़ेगा? रिपीट करना पड़ेगा ना? अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं रिपीट करने का। ये कोड चलेगा कि एरर आएगा? चला? ठीक है, बढ़िया बात है। लैपटॉप 2 पीस 30,000। फिर क्या पूछ रहा है? इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। क्या प्रोडक्ट लेते हैं हम? प्रिंटर।
और फिर हम क्या डाल देते हैं, क्वांटिटी 1, रेट क्या डाल देते हैं 6000। तो अब सवाल ये है कि कोड तो हमारा चला, बड़ा देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि ये जो प्रिंटर है किस पे ओवरराइट कर दिया है, लैपटॉप पे। अगर हम अब जाकर के लैपटॉप को ढूंढना चाहेंगे नहीं मिलेगा, तो क्या हो चुका है, ओवरराइट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो हुआ इसमें क्या हमने किया है, तरीके से देखो तो ड्राई के रूल को फॉलो किया हूं मैं नहीं, सेम सेट ऑफ कोड्स को मैंने रिपीट किया है। अच्छा, अगर तीसरी बार अगर थर्ड प्रोडक्ट के बारे में लेना हो इनपुट, तो फिर से ये पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो ये जो हमारा कोडिंग स्टाइल है, ये जो कोडिंग अप्रोच है, इसी को क्या कहते हैं, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल। इसमें वैल्यू इंटैक्ट भी नहीं है, इसमें वैल्यू इंटैक्ट भी नहीं है। इसका मतलब क्या कि मान लो कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि लैपटॉप का प्राइस क्या था या लैपटॉप का जीएसटी कितना आया है, तो क्या देख सकता हूँ इस केस में, नहीं देख सकता। ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जिससे कि हम लैपटॉप का जीएसटी कर सके। मान लो मैं लैपटॉप का जीएसटी प्रिंट करना चाहता हूँ, लगाओ दिमाग, क्या लिखेंगे ताकि हमें लैपटॉप का जीएसटी प्रिंट कर देगा, बोलो। जीएसटी अमाउंट ऑफ लैपटॉप, ऐसा कुछ हम लिख देते हैं सीधा सीधी। क्या यहाँ लिख देंगे ताकि हमें जीएसटी दे देगा लैपटॉप का, जीएसटी लिखेंगे दे देगा, ट्राई करें, देख लेते हैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए। अगर मान लो ए नाम का प्रोडक्ट लिया, 2 क्वांटिटी लिया और प्रोडक्ट का रेट हमने रखा 10,000, 10,000 है ना, बिल कितने का बना 23,000। अच्छा, बी नाम का एक प्रोडक्ट ले रहे हैं, ए ले रहा हूं मैं 3 पीस और उसके बाद रेट इसका रखता हूँ 1,000। अब बताओ जीएसटी अमाउंट ऑफ लैपटॉप क्या दे रहा है, 540 रुपया, सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। 540 तो इसका वाला लैपटॉप है। ये समझाने के लिए कि क्या हो रहा है, ओवरराइट हो रहा है, जो आखिरी वैल्यू है उसी को ही होल्ड कर रहा है, पहले वाले को सब भूल जा रहा है, जैसे हम लोग भूल जाते हैं पुरानी बात। तो ये तो सही नहीं है इसके हिसाब से। तो ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच को कहते हैं प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल। अगर वही मैं फंक्शनल लिखना चाहता तो कैसे लिखते बताते? तो फंक्शनल में कुछ नहीं होता है, प्रोसीजरल को ही थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं। क्या कि जो भी कोड मेरे को लिखना है, उन सारे कोड को एक फंक्शन के अंदर हम लोग रैप कर देते हैं, एक फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। तो एक फंक्शन बना लेते हैं, इसके लिए हम लोग डेफ, और फंक्शन का नाम क्या रखा, मान लो फंक्शन का नाम हमने रखा प्रोडक्ट। क्या रखा, प्रोडक्ट। और ये सारे के सारे लाइंस जिसको कि मैं इस फंक्शन के कॉल पे चलाना चाहता हूँ, उसको हमने डाल दिया फंक्शन के बॉडी में, बस ना। ये हो गया। अब ये कोड अभी चलेगा क्या? नहीं। ये कोड कब चलेगा? जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कोड तो मेरा थोड़ा पहले से क्या हो गया, बेहतर हो गया। लेकिन अभी भी 2 समस्या है। पहला कि सारे वेरिएबल आपस में इंटैक्ट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, और दूसरा डेटा सिक्योरिटी यहाँ पे अप्लाई नहीं है। मतलब कोई भी जीएसटी को बाहर से भी एक्सेस कर पाएगा। अभी क्या करना है मुझे, अगर इसे रन करना है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, और प्रोडक्ट लिख करके इसको कॉल कर लेना है। चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। अब जैसे हमने यहाँ पे डाला रैम 3 पीस लेते हैं, प्रोडक्ट का रेट 1,000 रुपया रख लेते हैं, बिल कितने का बन जाएगा, 3540 रुपये का बन जाएगा। बात सही है? अच्छा, एक दूसरा प्रोडक्ट अगर मुझे सेम टाइम पे लेना होगा तो हम क्या करेंगे, अगेन कॉल कर लेंगे। लेकिन यहाँ भी वही मसला है, ओवरराइट होगा। अब जैसे ही हम रन करते हैं तो मान लीजिए रैम ले रहे हैं हम, कितना पीस, 3 पीस, कितना 1,000 के हिसाब से रेट आ गया। दूसरा क्या ले रहे हैं हम, एसडीडी ले रहे हैं, कितना पीस, 6 पीस, क्या रेट रहेगा इसका, 2000 के हिसाब से। काम किया? हाँ, काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ भी 2 समस्या है, समझिए। अब पहला कि ये वेरिएबल आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इंटैक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हम प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो उसका हमें जीएसटी मिल जाएगा। तो ये जो प्रोग्रामिंग स्टाइल था, जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शनल प्रोग्रामिंग अप्रोच या फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल।
अब जो तीसरा प्रोग्रामिंग स्टाइल हम करना चाह रहे हैं, मान लो सेम ही चीज़ के लिए, वो कैसे करेंगे, इसी को कन्वर्ट कर दें। हाँ, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक क्लास बनाना होगा। तो हम क्लास कैसे बनाते हैं, लिखेंगे क्लास कीवर्ड, और उसके बाद यहाँ हमें पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट नहीं देना है जैसे फंक्शन में देते हैं। तो हमने प्रोडक्ट के नाम से क्या बना दिया, एक क्लास बना दिया, और इस क्लास के अंदर मुझे वो सारे वेरिएबल्स, और यहाँ इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग सारे वेरिएबल्स को लिख सकते हैं। वेरिएबल्स बोले तो यहाँ हम वेरिएबल्स को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। और किसके लिख सकते हैं हम लोग, सारे फंक्शन को यहाँ क्या बोल सकते हैं हम, मेथड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मेथड बोलेंगे। तो सारे एट्रीब्यूट्स और सारे मेथड्स को लिखेंगे कहाँ, यहाँ पे हम लोग इनसाइड द क्लास। अब देखो, क्लास के पास एक पावरफुल या एक मैजिक मेथड होता है। क्या होता है, क्लास के पास एक पावरफुल, एक मैजिक मेथड होता है, और उस मैजिक मेथड को क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को इसलिए मैजिक मेथड बोला जाता है क्योंकि मैजिक किसको बोलते हैं, जो अपने आप हो या बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, मैजिक। अब जैसे गुलशन है, अचानक बैठे बैठे ये गायब हो गया यहाँ से, तो ये क्या है, मैजिक है ना। अब ये है यहाँ पे अचानक इसके पास जो है एक प्लेट में समोसा आ जाए, तो क्या है, मैजिक है। तो मैजिक मेथड क्या बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्टर को। तो कंस्ट्रक्टर को मैजिक मेथड इसलिए बोला जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होता है, अपने आप कॉल होता है। और कंस्ट्रक्टर हर क्लास के अंदर चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, बाय डिफॉल्ट बना होता है। और कंस्ट्रक्टर कितने तरह का होता है, 3 तरह का, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हमने नहीं बनाया है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ एक कंस्ट्रक्टर बना देगा लैंग्वेज, और वो जो कंस्ट्रक्टर बनाएगा कुछ कैसा दिखेगा, INIT कुछ ऐसा दिखेगा। और इसके अंदर कुछ लिखा हुआ भी रहता है क्या, हाँ लिखा हुआ रहता है। और इसके अंदर क्या रहता है, कुछ नहीं, तो पास। तो ये हाँ, अपने मन से भी डाल सकते हैं, लेकिन अपने मन से क्या लिख रहे हैं बताओ, हमारे मन में तो यही आया था। अच्छा, ये खुद से मतलब लाइब्रेरी नहीं, हबनेट लिख दें, चलो हबनेट लिख देते हैं। यहाँ सेल्फ लिखना कन्वेंशनल होगा, सेल्फ मतलब ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। हबनेट लिखेंगे तो लोग कंफ्यूज करते हैं, गुलशन लिख देंगे तो और कंफ्यूज कर जाएगा क्यों लिखा गया। तो यहाँ कुछ भी हम डाल सकते हैं, बट जो भी नेम डाले वो कन्वेंशनल होना चाहिए, समझ में आना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप यूज कर रहे हो इसको। तो यहाँ हमें क्या डालना है, सेल्फ डालना है। सेल्फ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट इट सेल्फ, मतलब ये यहाँ पे रिसीव होगा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। यहाँ क्या रिसीव होगा, जो इसको कॉल कर रहा है उसका रेफरेंस आएगा। तो हबनेट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सेल्फ लिखिए। तो ये है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या है, अब अगर ये कंस्ट्रक्टर हम नहीं भी बनाए हैं तो कौन बना देगा, लैंग्वेज। और अगर हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया बॉडी में, जैसे हमने बॉडी में लिख दिया एक मैसेज, क्या लिख दिया, प्रिंट, और प्रिंट क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट हैज बीन क्रिएटेड, ऐसा हमने कुछ मैसेज डाल दिया। अब ये बताओ ये क्या हो गया, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्या बोलेंगे इसको, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा क्या, ये कंस्ट्रक्टर चलेगा कि नहीं चलेगा। फिलहाल के लिए ये जो लाइंस लिखे गए हैं ना, इसको मैं कट कर लेता हूँ। अभी हमारा बस क्लास इतना बना है। अब मुझे अगर इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, मान लो पहला प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे, P1। और P1 किसका ऑब्जेक्ट है, प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है, बस बन गया P1 नाम का एक। अब अगर हम रन करें इस कोड को तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। क्यों ये मैसेज आया, क्योंकि जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बनाए तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ना,
ये इम्प्लिसिटली कॉल हो गया किसके लाइफ में, P1 के लाइफ में। किसी ऑब्जेक्ट के लाइफ में जो सबसे पहला फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल होता है वो कहलाता है कंस्ट्रक्टर, इसीलिए इसे मैजिक मेथड कहते हैं। अच्छा, मान लो एक दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया P2 इक्वल टू प्रोडक्ट, P2 इक्वल टू प्रोडक्ट। अब जब रन करेंगे तो बताओ ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड कितनी बार प्रिंट होगा, 2 बार, पक्का? हाँ बिल्कुल। अब अगर मान लो कि ये कहीं ज्वाइन करती है तो इसको अगर एक गिफ्ट मिलेगा तो ये ज्वाइन करेगी तो नहीं मिलेगा? हाँ, इसको भी मिलेगा, दोनों को मिलेगा। तो इस तरीके से ये दोनों में चलेगा। बट अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये? नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे इसको? तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इसमें हम लोग कुछ पैरामीटर पास करेंगे। तो देख, प्रोडक्ट में क्या होता है, नाम होता है ना, प्रोडक्ट का क्या होता है, क्वांटिटी होता है ना, प्रोडक्ट का क्या होता है, रेट होता है ना। तो ये 3 बेसिक हम लोग पैरामीटर इसमें पास कर दिए। ऑब्जेक्ट हैज बीन क्रिएटेड, तो चलो बढ़िया है, बात हो गया, काम खत्म। अब हम कुछ वैल्यू रिसीव करना चाहते हैं, तो वैल्यू जब रखेंगे तो इस प्रोडक्ट का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, जो P1 बनेगा, P1 एक इतना बड़का वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू होना चाहिए। मतलब P1 एक बड़ा सा वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट का नेम भी चाहिए, प्रोडक्ट का क्वांटिटी भी चाहिए और प्रोडक्ट का रेट भी चाहिए। अरे रुको, प्रोडक्ट का रेट भी चाहिए और क्या चाहिए, GST भी चाहिए। और क्या चाहिए, GST के बाद फाइनल अमाउंट भी चाहिए। क्या चाहिए, अमाउंट भी चाहिए, ठीक है। और इस पे काम करने वाला कुछ क्या रहेगा, एक तो कंस्ट्रक्टर रहेगा डिफॉल्ट, एक तो क्या रहेगा, एक कंस्ट्रक्टर रहेगा और भी कुछ, मान लो अपडेट के लिए लिखा हुआ फंक्शन होगा, अपडेट के लिए रहेगा। और क्या करने के लिए हो सकता है, शो करने के लिए हो सकता है। तो एक ये पूरा जो ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट के पास पूरा क्या रहेगा, ये कम से कम 5 वेरिएबल्स और 3 मेथड्स। अब अगर दूसरा का ऑब्जेक्ट बनेगा प्रोडक्ट का तो उसके पास भी क्या रहेगा, सेम क्या होगा, 5 और 3 मेथड। अगर तीसरा बनेगा तो उस पे भी। इसमें फायदा क्या होगा कि अगर मुझे एक डेटा पता है तो हम बाकी के दूसरे डेटा को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ओवरराइट भी नहीं होगा। और ये जो डेटा है इसको सिर्फ कौन एक्सेस कर सकता है, P2 उसको एक्सेस नहीं कर सकता, या इस डेटा को P1 एक्सेस नहीं कर सकता। ये भी याद रखना। आगे बढ़े तो अब ये सब वेरिएबल कैसे बनेगा, वो अमाउंट वगैरह, तो इसी वेरिएबल को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो एट्रीब्यूट जब भी लिखना होगा तो अगर हम यहाँ पे लिखे होते, मान लो क्या नाम है उसका, निधि ना, हाँ जो बोल रही थी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखना पड़ेगा निधि डॉट क्या नेम, ऐसे लिखना होगा, या PM निधि डॉट प्रोडक्ट नेम। अब ये ढंग से लग रहा है, थोड़ा बहुत अटपटा सा लग रहा है, मतलब कहीं प्रोफेशनल वाला फील नहीं आ रहा है। हालांकि लिख सकते हैं सर, पहले लिख के देख लेते, बाद में हटा दें ताकि उसका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। क्या जया लिखे? हाँ। अब इसके बाद इनपुट इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट, इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट, सही है। प्रोडक्ट का नाम इनपुट ले लिया और इसको हमने कहाँ स्टोर कर दिया, PN में। अब PN यहाँ पे क्या है बताओ तो, PN क्या है, हियर PN इज इंस्टेंस वेरिएबल, क्या बोलेंगे, या इसी को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। इंस्टेंस बोला जाता है ऑब्जेक्ट को, तो ये तो हर ऑब्जेक्ट के लिए ना बनेगा, PN क्या बनेगा, हर ऑब्जेक्ट के लिए बनेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। और जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल होगा उसे क्या कहेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल कहेंगे। जो ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है वो क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट का वेरिएबल क्या बनेगा, निधि डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी। क्या लिखूंगा मैं, और इंटर प्रोडक्ट
क्वांटिटी, और प्रोडक्ट क्वांटिटी के लिए क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, इंट लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, चलो ये हो गया। अब ये बताओ कि यहाँ प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या है जया, ये भी क्या है, हियर प्रोडक्ट क्वांटिटी इज इंस्टेंस वेरिएबल, हाँ कि ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या लिखता हूं मैं, निधि डॉट प्रोडक्ट रेट, ये भी यूजर से इनपुट लेना है ना, और यूजर से क्यों इनपुट ले रहा हूं मैं भी, रेट तो खुद से देना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे मैंने रिसीव कर किया ही है, तो ये लिखने की कोई ज़रूरत, अब कोई बताया भी नहीं मुझे। ये तो तब जब यहाँ हम पैरामीटराइज नहीं यूज करते। क्या लेना चाहिए था, क्यू लेना चाहिए था, और यहाँ इसको भी हटा करके क्या कर दिया जाए, यहाँ क्या लेना चाहिए था, ओह क्या लिख लिया था, वही चीज जो सर अभी लिख रहे हैं, पहले ही कॉपी में लिख लिया है वो चीज। एन हो सकता है हम गलत हो। गलत और सही का तो सवाल ही नहीं है यहाँ। अरे प्रोग्राम लिखने का अलग अलग स्टाइल हो सकता है, तो गलत सही ये बोलना ही उचित नहीं है। हम कैसे लिखना चाह रहे हैं मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसको पैरामीटराइज बनाने के लिए अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे, यूज़र से इनपुट यहाँ पे कंपाइल टाइम में ले लेंगे। ये जो हम लिख रहे थे हुआ था कि रन टाइम पे हम लेंगे, जब प्रोग्राम रन होगा तब यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा। और पैरामीटराइज बनाने का मतलब है कि नहीं, कंपाइल टाइम पे ही यूज़र वैल्यू अपना पुट करेगा। तो इसमें कोई गलत और कोई सही नहीं है। आर, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, आर। अब कोई बोलेगा कि गुलशन ठंडा पानी से नहाता है, ये अच्छी बात है, आशुतोष गर्म पानी से नहाता है, अरे ये खराब बात है। क्या बोलेंगे, यार प्रोडक्ट रेट इज इंस्टेंस, ये भी क्या है, वेरिएबल। जीएसटी इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ऐसे नहीं ना, क्या लिखना पड़ेगा पहले, निधि डॉट प्रोडक्ट क्वांटिटी इनटू निधि डॉट प्रोडक्ट रेट इनटू 18/100। इससे क्या निकल जाएगा, जीएसटी। लेकिन एक और गलती किया है हमने, क्या पता है, इसके पहले भी क्या लिखना होगा, अगर निधि नहीं लिखेंगे तो ये जीएसटी किसका, ऑब्जेक्ट का नहीं कंसिडर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट लिखने के लिए हम लोग हर जगह क्या लिख रहे होंगे, निधि। अब उसके बाद मुझे क्या लिखना होगा, निधि डॉट बिल इक्वल टू क्या देंगे हम लोग, निधि डॉट पी क्यू इंटू निधि डॉट पी आर प्लस निधि डॉट जीएसटी, यही ना, ये बिल हो गया। आगे बढ़े, पक्का। अब क्या इसका आउटपुट भी चाहिए मुझे, हाँ अगर आउटपुट चाहिए तो भी ठीक है, नहीं आउटपुट चाहिए तो अभी छोड़ देता हूं मैं यहाँ तक बना करके, ठीक है। आइए अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं इससे, तो ये अभी चलेगा कोड, देखो तो, नहीं कोड नहीं चलेगा सर, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करने जाएंगे तो बोलेगा कि इसमें कुछ आर्गुमेंट आपको पास करना है, क्योंकि देखेगा कि इसके अंदर, इस क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर है, तो एक कंस्ट्रक्टर है, एक कंस्ट्रक्टर क्या है, पैरामीटराइज है, तो पैरामीटराइज में कितना पैरामीटर चाहिए इसको, 3, तो 3 पैरामीटर यहाँ लिखोगे ना, और नहीं लिखोगे तो यहाँ पे भला बुरा कहेगा, बोलेगा इनिट मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। तो डाल देता हूँ ना, प्रोडक्ट का नाम मान लो कि मैंने रखा लैपटॉप, और क्वांटिटी कितना लिया, क्वांटिटी मान लो कि हमने लिया 1, और प्राइस कितना रखा, 50,000। रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। रन करके देखूँ, यस रन करेंगे, ऑब्जेक्ट हैज़ बिन क्रिएटेड। इवन कि ये सारा कैलकुलेट भी हो चुका है। अगर उसको हम प्रिंट करके देखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम, प्रिंट कर दो P1 के सारे वैल्यू को। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, DICT, क्या DICT ऐसे लिख दो। अब जब हम रन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे P1 का सारा वैल्यू आ गया। जैसे प्रोडक्ट नेम क्या है, लैपटॉप,
प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या है, एक प्रोडक्ट रेट क्या है, जीएसटी कितना निकल गया, फाइनल बिल कितना आया, सब कुछ तो हमें मिल गया है कि नहीं। अब अगर मान लो कि एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ जानबूझ करके, एक सेकंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ ओवरलैप हो रहा है, बोलेंगे नहीं बिल्कुल नहीं। और मैंने यहाँ पे क्या डाला, प्रिंटर डाला, प्रिंटर 2 पीस ले रहा हूँ मैं, और रेट क्या रखते हैं, 6,000 कैसे तुमको लगा 6 ही रखना है, क्योंकि इससे पहले भी आप P2.__DICT और फिर से हम लोग प्रिंट कर लेते हैं किसको, और मान लो इस बार हम प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे P2 लिखेंगे ना, कहाँ, P1 हाँ P2 लिखें, और यहाँ इसके बाद हम लोग हाँ ऊपर भी चेंज करेंगे, ये P2 होगा। और यहाँ वापस से अगर हम P1 को प्रिंट करेंगे तो वैल्यू एज इट इज़ मिलना चाहिए, जो पहले मिला था ओवरराइट नहीं होना चाहिए, या चलो किसी खास वैल्यू को हम देखना चाह रहे हैं, जैसे मुझे P1 का क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए, है ना, या हम ऐसा प्रिंट कर देते हैं GST, यही सोच रहे थे ना हम लोग, GST ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का नाम किस में रखा है हमने, P1.PN, GST ऑफ प्रोडक्ट PN इज, और क्या लिखना पड़ेगा, P1.GST, क्या ऐसा प्रिंट कर सकता है ये, अगर ये प्रिंट कर रहा है तो समझ लो कि ओवरराइट नहीं हो रहा है, सबके लिए अलग अलग ब्लॉक्स बन रहे हैं। और अगर इसका एक फ़ायदा और समझ में आ रहा है कि अगर मैं एक वैल्यू बता रहा हूँ, जैसे मैंने इसका एक वैल्यू बताया तो दूसरा कोई भी वैल्यू हम रिट्रीव कर पा रहे हैं, और यही रियल टाइम में होना चाहिए। नहीं, किसी पर्सन का अगर हम एक डिटेल बताते हैं तो उसका बाकी डिटेल मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। रन करते हैं हम लोग, देखो तो सही काम कर रहा है। GST ऑफ प्रोडक्ट लैपटॉप इज कितना आ रहा है, पक्का। और मान लो अगर वही मैं देखना चाह रहा हूँ कि किसका GST, P2 का देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ क्या करेंगे हम, P2 लिखेंगे तो क्या आएगा, इसका GST कितना है, 360 रुपये का, सही तो दिखा रहा है ये। तो ये जो प्रोग्रामिंग स्टाइल है हमारा, ये जो प्रोग्रामिंग अप्रोच है, इसको क्या बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब कितना छोटा कोड लिखना पड़ रहा है ये बताओ, बस इतना कोड लिखना पड़ रहा है, ये तो यूजर को लिखना पड़ेगा जितना ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्चुअल में मुझे डिजाइन करने के लिए बस कितना लिखना पड़ा, बस ये। अब इसका जितना चाहे हम n नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो इसी प्रोग्रामिंग अप्रोच को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का भी हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, ये क्या है, इनकैप्सुलेशन। क्या है ये, इनकैप्सुलेशन। अब क्या है ना कि मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है, मान लो कुछ हमें चेंज करना है, मान लो मुझे कुछ देखना है, तो इसके लिए इसके अंदर हमें कुछ फंक्शन बनाना पड़ता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन होता है सारे एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट अगर मान लो ईमेल, तो ईमेल का क्या एट्रीब्यूट हो सकता है, मैसेज हो सकता है, बॉडी हो सकता है, हेडर हो सकता है, फुटर हो सकता है, एक मैसेज का ये सारा एट्रीब्यूट हो गया। अब मैसेज पे क्या करेंगे हम लोग, मैसेज किसी को हम ईमेल किसी को भेज सकते हैं, मेल को पढ़ सकते हैं, मेल को फॉरवर्ड कर सकते हैं, मेल को एज अटैचमेंट डाल सकते हैं, तो ये हो गया क्या, एक्शन। तो इन सारे एक्शन और सारे मेथड्स को जब हम रैप करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इनकैप्सुलेशन। टाइम हो गया। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे इस चीज़ को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, पल्ले पड़ा। अब यहाँ हम कुछ फंक्शन बना देते हैं। जैसे कभी ऐसा होता है कि लोग बोलेगा ना कि ठीक है ये तो पुराना वाला स्टॉक था, अब रेटवा अपडेट हो गया है, तो रेट क्या चेंज कर सकते हैं, क्लास तो कहीं और बना हुआ है, तो हाँ कर सकते हैं। उसके लिए एक फंक्शन हम बना देते हैं, अपडेट रेट। क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, मुझे सेल्फ लिखता हूँ अब बार बार बहुत बार, ये निधि से तो काम कर रहा है, समझ में आ गया।
क्या इसको हटा दूं मैं? हाँ, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और इसको भी हम लोग हटा करके क्या कर देते हैं? सेल्फ कर देते हैं। इसको भी हटा करके क्या कर देते हैं? सेल्फ कर देते हैं। इसको भी हटा करके क्या कर देते हैं? सेल्फ कर देते हैं। ऐसे भी हटा करके क्या कर देते हैं? सेल्फ कर देते हैं। और जहाँ भी था इससे भी सेल्फ कर देते हैं। सेल्फ। रिप्लेस का ऑप्शन है, देखना तो कहीं बताना हमको। हाँ है। रिप्लेस ऑल। वहाँ पे एडिट में गए थे। हाँ, अब बार बार लिखना पड़ रहा था ना, ये थोड़ा इरिटेटिंग था मेरे लिए भी। तो क्या कर लिए हम लोग? रिप्लेस में गए और खोज लिए जहाँ भी सेल्फ मिला, ये निधि मिला, उसको किस में बदल दो? सेल्फ में बदल दो। काम हो गया एक झटके में। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या डालेंगे? कोलोन डालेंगे। और क्या करना है मुझे? अपडेट ही तो करना है फीस को। तो फी को अपडेट करने के लिए क्या लिखेंगे हम? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट रेट इक्वल टू नया वाला जो रेट आएगा उसको डाल दो। तो न्यू रेट, न्यू रेट यहाँ पे, या न्यू आर डाल देते हैं, न्यू रेट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? न्यू आर, न्यू आर, न्यू रेट। न्यू रेट। चलो, तो अपडेट रेट का एक हमने क्या बना दिया? एक फंक्शन बना दिया। अब एक जनरेट बिल का क्या बना देते हैं? एक फंक्शन बना देते हैं, ताकि वो बिल प्रिंट हो जाए उसका। नहीं तो हम लोग क्या लिखेंगे? डेफ और उसके बाद जेन बिल, जनरेट बिल। क्या? अब जनरेट बिल में क्या जाएगा? सेल्फ और प्लस कस्टमर का नाम पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं? कस्टमर का नाम पूछ लेते हैं। पूछ लें? हाँ, किसके नाम से बिल बनेगा पूछता है कि नहीं दुकानदार? बोले हाँ ठीक है, पूछ लो। फ़ोन नंबर भी है तो फ़ोन नंबर भी ले सकते हैं, तो एज अ पैरामीटर यहाँ पे फ़ोन नंबर ले लेंगे। नहीं लेना है छोड़ दो। अब होना क्या चाहिए? बिल कैसे बनेगा? बिल कैसे बनेगा? क्या डालना होगा? प्रिंट कर देते हैं पहले इनवॉइस, इनवॉइस ऑफ, और यहाँ पे क्या आना चाहिए? अब एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर लूँ मैं? क्या बोलते हो? इनवॉइस ऑफ। और यहाँ पे किसका इनवॉइस बनाना है मुझे? सेल्फ डॉट पीएन, है ना? बिल किसके नाम, किस चीज़ का बन रहा है? इनवॉइस ऑफ किस प्रोडक्ट का? इनवॉइस ऑफ। चलो अब सही है। इनवॉइस ऑफ प्रोडक्ट सेल्फ डॉट पीएन। प्रोडक्ट का नाम सीएन कोई वेरिएबल है भी? ये बताओ। सर ये इसमें है। किस में है? कहाँ चेंज बिल करना हमसे कहीं फंक्शन बनाया हूँ मैं? अच्छा, ये तो कस्टमर का नाम ना। हाँ, इनवॉइस ऑफ प्रोडक्ट फलाना, है ना? कौन? और इसके बाद नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर इज, और कस्टमर का नाम किस में है बताओ? सीएन में ना, तो लिखेंगे सेल्फ डॉट सीएन। क्या लिखना होगा? या सेल्फ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकते हो तुम, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड
नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हो कस्टमर इज CN, और देन इसको क्लोज कर लेते हैं। अब इनवॉइस ऑफ प्रोडक्ट करके आएगा फलाना, और प्रोडक्ट में क्या क्या आना चाहिए ये बताओ। अच्छा, इसको क्लोज नहीं किया। इसको हाँ, क्लोज कर लेते हैं, और उसके बाद क्या डालेंगे, और इसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग, F लिखते हैं, और क्या प्रिंट करना है मुझे, तो मान लो प्रिंट करना है मुझे प्रोडक्ट का नाम, क्या, प्रोडक्ट नेम, और फिर थोड़ा सा स्पेस लेकर के प्रिंट कर देना है प्रोडक्ट क्वांटिटी। क्या प्रिंट कर देना है, प्रोडक्ट क्वांटिटी, और फिर थोड़ा स्पेस दे करके प्रिंट कर देना है प्रोडक्ट रेट, फिर थोड़ा स्पेस दे करके प्रिंट कर देना है प्रोडक्ट रेट के बाद GST, फिर स्लैश दे करके प्रिंट कर देते हैं हम अमाउंट, क्या, अमाउंट, AMT अमाउंट, डबल कोट्स को बंद कर देते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, प्रिंट कर देते हैं वापस से क्या क्या, सेल्फ डॉट, लेकिन ऐसे नहीं, इसके जगह पे क्या आएगा, सेल्फ डॉट PN, प्रोडक्ट नेम, फिर स्लैश T लगा लो, फिर करली ब्रैकेट दो, और फिर क्या लिखना पड़ेगा, सेल्फ डॉट PQ, क्या, PQ, फिर बंद कर लो, स्लैश T दो, फिर क्या दे सकते हो यहाँ पे, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट रेट, क्या, प्रोडक्ट रेट, फिर स्लैश T लगा लो। अब GST देना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्फ डॉट क्या है, GST, सेल्फ डॉट GST, फिर स्लैश T लगा लो, और क्या लिख लो यहाँ पे, सेल्फ डॉट अमाउंट के लिए क्या था, वो बिल था, अमाउंट के लिए क्या था, बिल था। ये तो और कुछ और मैसेज वगैरह भी दे देना है, तो रुक जा, मैसेज देना है तो यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, और भी कुछ मैसेज देना है, स्लैश टी विजिट अगेन, विजिट अगेन, ऐसा एक मैसेज डाल दे रहा हूँ मैं। और थोड़ा बिल जैसा लगाने की कोशिश किया जा रहा है। नेम ऑफ कस्टमर, चलो हो गया। अब बताओ, ये हमने इनकैप्सुलेशन का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन सीखा अभी, क्योंकि इनकैप्सुलेशन में क्या होता है, वेरिएबल होता है, कंस्ट्रक्टर होता है, और फंक्शन होता है, सब कुछ तो इसमें मैंने लिख दिया, एक भरा पूरा क्लास बन गया अपना। अब मान लो हमने 2 प्रोडक्ट खरीदा, अब मुझे क्या चाहिए, बिल चाहिए, किस प्रोडक्ट का बिल चाहिए बताओ, जिस प्रोडक्ट का बिल चाहिए। अब अगर अभी रन करते हो आप देखोगे 2 आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, 2 बार बना, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। अब आपको बिल किसका चाहिए, मान लो मुझे बिल चाहिए P1 का, तो हम क्या लिखेंगे, P1 डॉट क्या लिखेंगे, जेन बिल, मुझे P1 का बिल चाहिए। लेकिन बिल जब बनेगा तो वहाँ एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा, दैट इज़ नेम ऑफ कस्टमर। बिल किसके नाम पे बनाना है, मान लो बिल अमन के नाम पे बनाना है, तो हमने यहाँ अमन डाला। अब ज़रा देखना इसका, लैपटॉप का बिल किसके नाम पे बनेगा, अमन के नाम पे बनेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नेम ऑफ कस्टमर अमन, इनवॉइस ऑफ प्रोडक्ट लैपटॉप, प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, क्वांटिटी 1, रेट इतना, GST इतना, अमाउंट इतना, विजिट अगेन। क्या परफेक्टली काम किया, और क्या चाहिए, अभी तो लोग मत जानो, अभी बहुत समय है। एफ स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज़ किए। अगर हम चाहते हैं कि एक ही लाइन में स्ट्रिंग के रूप में ही हम वेरिएबल्स को भी लिखें और स्ट्रिंग मैसेज को भी लिखें, तो इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा पाइथन को
कि जो स्पेशल मीनिंग है उसको डिस्कार्ड कर दो, मतलब इसको एक सिंपल स्ट्रिंग की तरह बिहेव करो। इसी को बोलते हैं एफ स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट में जब पढ़ेंगे तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। अलग अलग नाम दिया गया है। तो बस हमने पाइथन को ये बोला, पाइथन इंटरप्रेटर को, कि ये जो सर मैंने थोड़ा सा जैंगो समझाया है। जैंगो काहे को? सर डेटाबेस का ऑपरेशन नहीं, प्रोसेसर का फालतू यूज नहीं करना है। वो बस उनको क्रड बताना था आपको। हाँ, बता दिया ना। बस आप दोनों का पेज भी बता बस दिया। अब इन लोग को मैं छोड़ रहा हूँ 10 मिनट में। आप लोग चाय पानी पी के आइए तो आगे हम लोग करते हैं। आइए, 10 मिनट का एक ब्रेक है आप लोगों का। जैंगो अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, शुरू तो कर देंगे, खत्म करना उसकी जरूरत भी नहीं है। जैंगो चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए, जैंगो यूज होता है एपीआई के लिए, जैंगो का फ्रेमवर्क। चलो, तो मिस्टर आदित्य, एफ क्यों लिखा समझ में आ गया? हम चाहते तो इसे अवॉइड कर सकते थे, लेकिन जब अवॉइड करते तो बार बार मुझे डबल कोट्स कॉमा ये लगा करके सेपरेट करना होता है अलग अलग स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को। लेकिन हम सारे स्ट्रिंग और वेरिएबल्स को इकट्ठे लिखना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे। अच्छा, तो अभी तो अमन ये प्रोडक्ट 1 का बिल बना। मान लो मुझे प्रोडक्ट 2 का बिल चाहिए था, तो हम क्या डालते हैं? p2 डॉट जनरेट बिल डालेंगे। अच्छा ठीक है, तो प्रोडक्ट 2 का बिल मिल गया मुझे, पक्का? क्या बात है, बढ़िया। तो बिल लग रहा है, बस पैसे जमा करना है आप लोग को। कितना? 14,160। अच्छा, एक और हम लोग काम करके देखें क्या? ये जब हमने लिखा तो इससे में हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, करेक्ट? ये वाला जब हमने जेन बिल लिखा तो कौन सा मेथड कॉल हुआ? ये वाला मेथड कॉल हुआ। ये बेचारा अभी तक राह देख रहा है हम लोगों का। इसको यूज कर लें। तो इसे यूज करने के लिए मैं क्या करता, लिखा हमने p2 डॉट, क्या लिखे? अपडेट रेट। ऐसा कर दें। अब क्या रेट, नया रेट क्या डालना है इसका? तो पहले से रेट जो भी है 6,000 है, मान लो रेट बढ़ गया, अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया हमने? 7,000। अब जो बिल बनेगा उसमें क्या है? P1 में नहीं कर सकते तो हट जाएगा फिर। तो अच्छी बात है, सब लोग लैपटॉप के लिए ऑर्डर कर देंगे। 50,000 का लैपटॉप 7,000 में मिल रहा है, सोल्ड आउट हो जाएगा, है ना? चलो रन करते हैं। तो अब देख, अब रेट क्या हो गया? बिल कितने पे बना? अब अमाउंट में चेंजेस नहीं हुआ। हाँ, अमाउंट में चेंजेस नहीं हुआ। अमाउंट में चेंजेस नहीं हुआ। तो ये प्रोडक्ट रेट हो गया है ये 9,160 होना चाहिए। पहले से जो था उसमें मतलब बढ़ता ना। हाँ, तो बिल्कुल ये जो हमने किया तो अपडेट तो कर दिया है, इसको अपडेट इसको किया ना। फिर सही है। हाँ, सही है। कैसे? 2 प्रोडक्ट था ना, तो हाँ। जोड़ के साथ साथ 14,000 ही तो है। जीएसटी नहीं लगेगा उस पर। अब जैसे 7,000 है, अगर इसका 6, पहले 6 था तो अच्छा चलो 7 के जगह पे हम 1 कर देते हैं। आओ, पहले 6,000 था, अभी रन करके देखेंगे तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस 6,000 आ रहा है या 7,000 आ रहा है? 7,000 आ रहा है, तो 7,000 आ रहा है, ठीक तो है बच्चा? तो 7,000 और उस पर 10 8,000 था सर। तो 8,080 आना चाहिए था। 8,000। अच्छा ये, डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, तो ये गड़बड़ आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। क्या गड़बड़ है ये बताओ? गड़बड़ ये है कि अपडेट तो कर रहा है, मतलब अमाउंट अपडेट हो जा रहा है, तो जीएसटी वगैरह कैलकुलेट कहाँ हो रहा था? ये यहाँ पे हो रहा था। गड़बड़ कहाँ है कि ये कैलकुलेट कहाँ हो रहा है? तो ये कैलकुलेट यहाँ हो रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है। इसको यहाँ से क्या करते हैं हम? यहाँ उठा लेते हैं। ये इनिशलाइज तक सही था, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? जहाँ बिलवा बन रहा है उसमें रखेंगे। कहाँ रखेंगे? जहाँ बिल बन रहा है उसमें इसको डाल देंगे। बिल बनाते वक्त ना जीएसटी और अमाउंट की जरूरत है,
अब देखो ये हुआ प्रोग्रामिंग में लॉजिक को अप्लाई करना। क्या तो मोगैम्बो खुश हुआ, कोड चेंज किया, कर दिए, थोड़ा सा काम कर गया ये। अब बाकी आएगा 7,000 का 18% निकाल लो तो मोदी जी को कितना देना पड़ेगा? 1260 रुपये। अब 1260 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सही काम हो रहा है। अब तो कंस्ट्रक्टर का यूज होता है इनिशियलाइजेशन का, तो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट हमने कंस्ट्रक्टर में लिख दिया, अब बाकी सब बिल वाले में लिखा। सिलेक्ट करके ये इसमें क्या जनरेटेड बिल में लाए, कैसे लाए हैं? कैसे लाए का क्या मतलब है? तो इसे अच्छा ये ऐसे पहले था, यही ना? हाँ। यही ना? हाँ। क्या सवाल पूछ रही हो निधि तुम? देखो इसको हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स बटन दबाए, उसके बाद कर्सर को डाउन एरो की से नीचे लाए, यहाँ आ गए, इंटर कर दिए, खाली जगह बन गया, कंट्रोल के साथ भी बटन दबा दिए, बस। अब ये बताने लायक कोई चीज था? पूछ कौन रही है? तन्नू पूछ रही है? नहीं ये पूछ रही हाँ, तब ठीक, आज हम लैपटॉप खोले हैं। कोई दिक्कत नहीं। देखो विनोद कामली का नाम सुना होगा तुमने, वो सचिन से बढ़िया बैट्समैन था, लेकिन वो नेम फेम हासिल नहीं कर पाया जो सचिन को मिला ऑनर। सचिन इंडिया के इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके लिए नियम को तोड़ करके उनको वो ऑनर दिया गया जो किसी क्रिकेटर या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दिया जाता है। इंडिया में स्पोर्ट्स पर्सन को जो हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो है खेल रत्न, और जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है भारत रत्न। तो सचिन को भारत रत्न दिया गया है। इकलौते वो क्रिकेटर या कोई भी, इवन की मेजर ध्यानचंद को भी अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया। हमेशा इस पर डिबेट चलते रहता है, लेकिन उनको भी नहीं मिला है। जब इंडिया को लोग भूखे नंगे का देश समझता था, जब सब लूट के ले गया अंग्रेजवा, जब लोगों मतलब एक ही लोगों की नज़र में छवि थी अब्रॉड में कि ये सपेरों का देश है, भूखों नंगों का देश है। उस समय इंडिया 4 बार गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, और हॉकी का जादूगर जिसे कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को, जो कि सेना में भी अपना बहुमूल्य योगदान दिए और स्पोर्ट्स में भी बहुमूल्य योगदान दिए, बट उनको ऑनर नहीं दिया गया आज तक, भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। अब पाकिस्तान का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है निशाने पाकिस्तान, उसका नाम है निशाने पाकिस्तान, और इंडिया का क्या है? भारत रत्न। तो क्यों दिया गया सचिन को? कंसिस्टेंसी की वजह से। अगर देखा जाए कामली एक मैच में खेला, 50 गो मैच नहीं खेल रहा बढ़िया, लेकिन सचिन हर मैच में एवरेज। अब आज के डेट में देखा जाए, अगर क्रिकेट लवर हो आप लोग, तो ये विराट कोहली का इतना क्यों ज्यादा है? क्योंकि कंसिस्टेंसी है। अगर देखा जाए ऑन एंड एवरेज तो 9 मैच में बढ़िया खेल जाता है, आज जिसमें कम से कम 6-7 मैच जितवा ही देता है। तो इसलिए उसका तो निधि के साथ वही है, 2 दिन क्लास करती है, 4 दिन गायब हो जाती है। तो रेगुलरिटी तो है नहीं। अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे हैं ना, लेकिन अगर रेगुलर है ना तो अच्छा हो जाता है धीरे धीरे। देखिए ये हो गया यहाँ तक जनरेट बिल तक की कहानी। अब बताओ इनकैप्सुलेशन तो परफेक्टली समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये हमने किसका देखा है? सिर्फ इनकैप्सुलेशन का। अब प्रोडक्ट जो है उसका भी चाइल्ड हो सकता है अलग अलग। अब प्रोडक्ट का अगर हमें चाइल्ड क्लास बनाना है तो कैसे बनता है चाइल्ड क्लास, वो देख लेते हैं। कि इस पे एक काम और करें, हाँ एक काम और करते हैं। अभी क्या किया, ये अपडेट वाला तो ठीक था, किसी ने क्या किया कि P2 के द्वारा डायरेक्ट किसको एक्सेस कर लिया? प्रोडक्ट रेट को एक्सेस कर लिया। ये गड़बड़ है कि नहीं? ये तो ठीक है कि 7,000 करके कर दिया हमने, लेकिन इसने क्या किया, किसी ने P2 डॉट क्या कर दिया, प्रोडक्ट रेट, अब प्रोडक्ट रेट घटा के कर दिया 200 रुपया। लो हमने इसका रेट रखा है 6,000 और किसी ने उसका रेट क्या कर दिया 200 रुपये। अब देखो ये सही बात है? ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अब सोचो कि फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जो भी शॉपिंग साइट है,
अगर उस पर जो प्रोडक्ट लिस्टेड है जिस अमाउंट के साथ, और कोई अगर तेजूलाल बन करके उसका प्राइस ही चेंज कर दे, मतलब डेटा टेम्पर कर दे, तो अच्छा खासा नुकसान होगा कि नहीं होगा? हाँ? हम लोग ले फायदा हाँ, बिग बिलियन सेल आ जाएगा। बिग बिलियन नहीं आएगा, बिग लूट सेल आ जाएगा। वो सेल है कहाँ, तो लूट मचा हुआ। तो ये तरीके से सही है कि डायरेक्ट हम बाहर से एक्सेस कर लें? नो वे, ये सब बिल्कुल गलत बात है कि आप डायरेक्ट आप बाहर से रेट चेंज कर दे रहे हो। एक्चुअली क्लास तो कहीं और बना हुआ है, और इस क्लास का जो मेंबर्स है उन मेंबर को या डेटा को आप बाहर से टेम्पर कर रहे हो, जो तरीके से क्या है, गलत है। अब देखो, ऐसा टेम्परिंग अगर अलाउड नहीं करना है मेरे को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्शन का। हमने पढ़ा है ना, एब्स्ट्रैक्शन क्या है? प्रोसेस है हाइड करने का, है ना। तो हाइड किसे करूंगा मैं? प्रोडक्ट क्वांटिटी को कि प्रोडक्ट रेट को? तो अभी मुझे किसे हाइड करना है? मैं चाहता हूं कि इसमें से कोई भी बाहर से डायरेक्ट एक्सेस ना हो, तो मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा? प्राइवेट। क्या बनाना होगा? अब प्राइवेट बनाने के लिए इसके पहले क्या लिख देंगे हम? अंडरस्कोर। ये क्या हो गया? अब ये प्राइवेट मेंबर हो गया। अब जो हम पहले से एक्सेस कर रहे थे वो एक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और जहां भी आप PN लिखे थे या फिर क्या लिखा था आपने, जो भी यहाँ पे वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल को हमें क्या करना है? प्राइवेट बना देना, ताकि क्लास के बाहर से डायरेक्ट वो चेंज नहीं हो। और नहीं तो कोई भी इसके साथ कहानी कर सकता है। ठीक है, कहीं छूटा तो नहीं ना बच्चा? देख लो तो, जहां भी हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था सबके पहले अंडरस्कोर लगा है, अपडेट रेट वाले में नहीं लगा है। चलो अब हर जगह लग गया है, देख लो तो। कहाँ प्रिंट किए हैं? हाँ, यहाँ पे। तो अंडरस्कोर और यहाँ भी क्या डालेंगे हम? अंडरस्कोर 2 बार हुआ है ना, अंडरस्कोर और फिर क्या है? अंडरस्कोर और यहाँ भी क्या होगा? अंडरस्कोर। हाँ, किसको? क्या एक बार में एक बोलो ना। हाँ, नेम ऑफ प्रोडक्ट है ना, self.pn पर लिखना है। ये ना, हाँ बिल्कुल करना होगा, यहाँ भी है हर जगह। हाँ, CN को नहीं करने की जरूरत है। चल बढ़िया। अब अगर कोई ऐसे डायरेक्ट करना चाहेगा, कर पाएगा? ट्राई करता है ये? क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, जो रेट था उसी के हिसाब से बिल बना। किसका दाल गला? नहीं गला, बेकार हो गया बेचारे का मेहनत। अच्छा, फिर से ट्राई करता है ये। अब ये क्या लगाता है? सोचा कि प्राइवेट है, जरा हम अंडरस्कोर हो सकता है कि ये भी प्रोग्रामर हो, दिमाग लगा रहा है थोड़ा। तो अंडरस्कोर लगाया, फिर से ट्राई किया। अब देखता है फिर भी कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? जब हम किसी भी क्लास के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं, इन सबको मेंबर बोलते हैं, चाहे कंस्ट्रक्टर हो, चाहे वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, इन सबको मेंबर बोलते हैं। तो एक क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स को मैं चाह रहा हूं कि क्लास के बाहर से कोई डायरेक्टली चेंज ना कर दे, तो इसके लिए उसे हमें हाइड करना होता है, प्राइवेट बनाना होता है। और इसी प्रोसीजर को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो बताइए, 2 कॉन्सेप्ट तो क्लियर ना? इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। अब आते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। तो इनहेरिटेंस के लिए हमें क्या करना होता है? तो इनहेरिटेंस के लिए, चलिए इसको मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ। ऑलराइट, अभी कोड का कोई आउटपुट आएगा? नहीं, कोई आउटपुट नहीं आएगा। अब हम प्रोडक्ट का एक चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। प्रोडक्ट का क्या बनाना चाहते हैं? चाइल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। कि एग्जांपल बदल दें, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट का चाइल्ड क्या हो सकता है जी? सोच के बताओ। कोई सेंस तो नहीं बनता है कि बनता है कि जबरदस्ती का कुछ करना पड़ेगा। एक अलग ही बना लेते हैं, एक अलग एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? क्लास को ही टाइप करना है। हाँ,
I mean पूरे फंक्शन को एक टाइम में। पूरे फंक्शन को मतलब इस फंक्शन को बनाना है जनरेट बिल को, हाँ, हैं? तो इसके पहले भी लगा दे वही अंडरस्कोर कौन करेगा? एकदम दौड़ेगा। जैसे मान लो क्या करता हूँ मैं P1 और क्या था प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट में कितना चीज़ डालना होगा वो 3 पैरामीटर ना अभी के केस में और मान लो 7000, ये तो काम करेगा भी। चलो P1 डॉट हम क्या लिखते हैं अभी, लिखते हैं जनरेट बिल। क्या लिखते हैं? जेन बिल। ये काम करेगा या हाँ ये काम करेगा जनरेट, रुक भाई, जनरेट बिल ये काम करेगा, हाँ करेगा। बिल किसके नाम से बना देते हैं? चलो इसी के नाम से बना देते हैं। अभी ये बिल्कुल काम करेगा, प्रिया के नाम से बिल बन गया। चलो तुमको कितना जमा करना है अभी? 260 रुपये। हाँ ऑनलाइन भी कर सकती हो। तो ये हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि अभी प्रिया चाहती है कि रेट भी बदल दे, बदल सकती है? तो रेट हाँ बदल सकती है ना। अरे डायरेक्ट रेट को नहीं यूज कर रही है, लेकिन ये फंक्शनवा तो यूज कर लेगी ना। ट्राई करती है ये P1 डॉट क्या डालेगी? अपडेट रेट, और यहाँ नया रेट अपने हिसाब से 100 रुपया लिख देती है ना। होशियार तो है ही। अब देखना क्या होगा कहानी। कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। मतलब इसको प्रिंटर कितने में मिल जाएगा? 118 रुपये। तो ये भी एक झोल जाल है। अब इसका भी सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ना। इसका सॉल्यूशन ये है कि इसको भी क्या बना दिया जाए, इसको भी प्राइवेट बना दिया जाए। तो जिसे भी प्राइवेट बनाना है पाइथन के अंदर उसके पहले क्या लिख देंगे? अंडरस्कोर। और दूसरा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो कुछ दूसरा उपाय होगा उसके लिए। ये बात अभी हम लोग राज की बात है, राज ही रहने देते हैं। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ अलग कुछ लिखना पड़ता है, C++ पढ़ेंगे अलग, लेकिन पाइथन में क्या लिखना होगा? अंडरस्कोर। दोबारा ट्राई करते हैं। मतलब अब प्रिया जब ट्राई कर रही है एक्सेस करने का तो क्या कर पाई? नहीं कर पाई। अब ये दिमाग थोड़ा लगाएगी, पढ़ी लिखी है ना। चल अंडरस्कोर लगा दी। क्या इसका काम बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। मतलब इसका यूज कैसे? तो कर ही नहीं सकते है ना। इसका यूज सिर्फ कहाँ से होगा? अंदर से। जब भी चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर लिख के कर सकते हो, डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते हो। सीधी सी बात है। जब प्राइवेट मेंबर बना दिया तो क्लास के बाहर से एक्सेसिबल ही नहीं है। एरर तो फिर भी बहुत बढ़िया वाले नहीं दे रहा है। एरर तो C++ में जाओगे तो आएगा, जावा में जाओगे तो एरर बढ़िया देता है। ये तो सिर्फ कह रहा है कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट। वो बोलेगा कि ऑब्जेक्ट तो है लेकिन इसे आप एक्सेस बाहर से नहीं कर सकते। समझ में आया? तो सीधा प्राइवेट बनाना है तो क्या लिख दो उसके पहले? अंडरस्कोर। समझने के लिए सबसे बढ़िया जावा है। अगर कोई ओप्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहता है और बहुत डेप्थ में समझना चाहता है तो इसके लिए सबसे बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है। कि नियम कानून के मामले में सबसे बेहतरीन जावा ही है। जावा बोलता है कि हम नियम से जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अब कुछ लोग मान लो कि नया बच्चा है, नया बचपन बोलता है कि सर इफ एल्स लगा करके काम नहीं कर लेंगे, एक्सेप्शन को लिखना जरूरी है। वो जावा नहीं पढ़ के है। जावा पढ़ेगा तो जावा में अगर मान लो कोई फाइल भी बना रहे हो ना तो उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग के ब्लॉक में लिखना पड़ेगा। क्योंकि जावा मान के चलता है कि आप फाइल बना रहे हो, इस नाम का फाइल नहीं अगर है तब क्या होगा? हाँ मैं नहीं तो पहले ही बोलता है मैनेज करो। तुम लोग यहाँ सॉकेट प्रोग्रामिंग बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग का कर लिए, जावा में नहीं कर सकते। जावा में पहले ट्राई ब्लॉक बनाओ और वहां जाकर के सॉकेट क्रिएट करो, क्योंकि हो सकता है सॉकेट नहीं बनेगा तब। तो जावा नियम के मामले में बहुत ही स्ट्रांग है। इसलिए आज भी जो मैक्सिमम एपीआई का होता है या पेमेंट गेटवे का जो कोड होता है, मतलब जहाँ पैसा का लेन देन होता है, वो सब जावा का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी बहुत तगड़ा होता है। और अगर जो जावा सीख लिया ना
जैसे कि मैथ में कैसे बोला जाता है कि अगर ज्योमेट्री पे जिसका कमांड हो गया, मैथ का दादा है वो, अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, अगर उस पर कर लिया तो बाकी सब चीज़ कर लेगा। तो जावा जो पढ़ लिया उसके लिए बाकी लैंग्वेज हलवा है, बहुत आसान है। लॉजिक है ये, बस लिखना है। बस सिंटैक्स उसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। अब जावा में अगर मुझे हेलो भी लिखना है ना तो उसके लिए कम से कम 6 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। अरे यहाँ क्या है, 1 लाइन में काम हो जाता है। ये प्रिंट है, लॉजिक वही है बस। अभी से हलवा बना के रखेगा तो समझ में आएगा। अभी हलवा छोड़ते हैं, अभी आलू पराठा पे कंसंट्रेट करते हैं। तो चेंज कर दें? कुछ बोल रही है क्या तुम? बोल दीजिए सर। सही में मान लो एक थोड़ा सा और बर्दाश्त करते हैं, 5-7 मिनट और। चलो एक हम लोग क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखा हमने पर्सन। अब पर्सन क्लास के अंदर किसी पर्सन का क्या हो सकता है, नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर, 3 चीज़ तो होगा ही होगा कम से कम। तो मैंने कहीं लिखा सेल्फ डॉट नेम, लिख सकता हूँ हाँ, लेकिन ऐसे नहीं, पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सेम थिंग कंस्ट्रक्टर INIT __ और यहाँ क्या लिख लो, सेल्फ लिख लो, है ना, पक्का। और चलो इस बार हम इसको नॉन पैरामीटराइज ही रहने देते हैं। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू क्या डालता हूँ मैं, इनपुट, यूजर से इनपुट ले रन टाइम पे, एंटर नेम, चलो नाम इनपुट करवा लेना है, ऑलराइट। सेल्फ डॉट फिर क्या रखता हूँ मैं, सेल्फ को वोल्फ क्यों लिखा है, सेल्फ डॉट नेम के जगह पे क्या डाला जाए, फोन नंबर, और एंटर फोन नंबर, और उसके बाद फिर क्या, सेल्फ डॉट सिटी डाल देते हैं। इनपुट में डबल P आ गया है, इंटर सिटी। ये इंटर सिटी वो ट्रेन की बात नहीं हो रही है, इंटर नेम ऑफ सिटी कर देते हैं, नहीं तो आशुतोष को कंफ्यूजन हो जाएगा। नेम ऑफ सिटी, इंटर नेम ऑफ सिटी, चलो ये भी हो गया। और एज भी डाल दें पर्सन का कुछ ना कुछ, क्या फोन में इंक लगेगा क्या? कोई ज़रूरी नहीं। फ़ोन नंबर में कुछ जोड़ घटाव करना है नहीं ना, तो रहने दो। पर्सन का कम से कम इतना डिटेल होगा ही होगा। और हाँ, और इसके बाद हम क्या डाल सकते हैं, एक फंक्शन और बना देते हैं, दैट इज गेट पर्सनल डिटेल्स के लिए हमने यहाँ पे एक सेल्फ डाला, और क्या कर दूँ, नेम इज, और नेम किस में है उसका, क्या डालेंगे, सेल्फ डॉट नेम, ये डाल सकते हैं ना। उसी तरीके से क्या डाल सकते हैं हम लोग, फोन इज या फोन नंबर इज, और फोन नंबर क्या होगा, सेल्फ डॉट फोन, और उसके बाद क्या होगा, प्रिंट फोन नंबर के बाद सिटी इज, और सिटी क्या होगा, सेल्फ डॉट सिटी। और चलो यही इतना रखा था हमने। तो एक हमने ब्लॉक सर, किसका हो, सेल्फ डॉट नेम, अच्छा ये सब का ना, हाँ ये सही बोला है, अब सही हो गया। हाँ, तो अभी के डेट में मैं बोलूँ कि पर्सन क्या है, क्लास है, उस क्लास के अंदर ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने 3 इंस्टेंस वेरिएबल बनाए हैं और एक हमने इंस्टेंस मेथड बनाया है, करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बोलूँ कि पर्सन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, काहे नहीं बनेगा, मान लो पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट मैं बना रहा हूँ P1, और क्या लिखना होगा, पर्सन, और कुछ नहीं,
रन करते हैं तो जैसे ही रन करेंगे तो क्या पूछेगा, इंटर नेम ऑफ पर्सन, पर्सन का नाम हम क्या डाल देते हैं, जय डाल देते हैं, है ना, और सिटी डाल देते हैं पटना। अब इसके बाद अब हम चाहते हैं कि क्या सिर्फ कोई पर्सन हो सकता है क्या। मान लो मैं हबनेट के लिए एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, किसके लिए, हबनेट के लिए। तो हबनेट में कोई सिर्फ पर्सन होगा नहीं, वो या स्टूडेंट होगा या एम्प्लॉय होगा या विजिटर होगा। तो अगर हबनेट के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूं तो सिर्फ कोई पर्सन तो नहीं हो सकता। क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम चाह रहे हैं कि गलती से भी पर्सन का ऑब्जेक्ट ना बने, बल्कि ऑब्जेक्ट किसका बनना चाहिए, स्टूडेंट का। तो अब एक बात बताओ कि हबनेट के अंदर स्टूडेंट हो चाहे एम्प्लॉय हो, दोनों का तो पर्सनल डिटेल होगा। अब हम एम्प्लॉय के अंदर भी ये 3 वेरिएबल बनाए जा करके और स्टूडेंट के अंदर भी बनाए, तो फिर तो वही ड्राई के रूल का वायलेशन हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो कॉमन एट्रीब्यूट और मेथड है उसके लिए एक हम सुपर क्लास बना दें, पेरेंट्स क्लास बना दें, और इसका 2 चाइल्ड बना दें। क्या, तो हम एक चाइल्ड बनाते हैं, इसका क्या, एम्प्लॉय। कैसे बना सकते हैं बताओ, लिखना होगा क्लास, या चलो स्टूडेंट से ही शुरू करते हैं, सेल्फ। ऐसा लिख सकते हैं, ये ऐसा थोड़ी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर अभी बनाना है या नहीं, अभी कुछ नहीं बनाना है। अभी हम जानबूझ के क्या रखते हैं, इसको पास रखते हैं, रख सकते हैं ऐसा। और एक और हम क्लास बनाते हैं जिसका नाम हमने क्या रखा, एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय को भी क्या कर देते हैं, पास। अब क्या मैं अभी बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट पर्सन का चाइल्ड है, क्या एम्प्लॉय पर्सन का चाइल्ड है, क्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि है ही नहीं। अब अगर मान लो कि मैंने लिखा S1 इक्वल टू क्या, स्टूडेंट का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके बाद हमने S1 के द्वारा कॉल करना चाहा किसको, गेट PD को। क्या कॉल होगा, क्या तन्नू, ही नहीं यार। अब रन करते हैं, यहाँ पे एक कोड चलेगा, नहीं चलेगा। कहेगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट गेट PD, क्योंकि ये चाइल्ड है ही नहीं। उसका बच्चा बनेगा तो उसका स्कूटर इसको मिल जाएगा डिफॉल्ट में। तो देखो, इसको चाइल्ड बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है। अब ये भी हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग अलग सिंटैक्स होता है। बस यहाँ क्या है कि क्लास के बाद पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट लगाओ, और इस पेयर ऑफ अ स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में पेरेंट्स क्लास का नाम डाल दो। तो पेरेंट्स क्लास का नाम क्या है, पर्सन। अब ये स्टूडेंट किसका चाइल्ड हो गया, पर्सन का। तो पर्सन के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स थे वो सब कहाँ आ गया, स्टूडेंट के पास आ गया। अब ये कोड चलेगा, हाँ बिल्कुल दौड़ेगा। देखो चल गया। अब इंटर नेम में क्या डाल देते हैं, रामू। फ़ोन नंबर रामू का क्या है, ये है, और कहाँ का रहने वाला है, पटना का ही रहने वाला है। अब देखो ये प्रिंट भी कर दिया, नेम रामू, फ़ोन नंबर फलाना, सिटी पटना, ये सब कुछ आ गया। तो ये हमने सिंपल सा एग्जांपल देखा किसका, इनहेरिटेंस का। किसका, इनहेरिटेंस का। अब देखो ये तक तो ठीक है। अब उसके बाद भी कोई पर्सन बन रहा है, P1 इक्वल टू पर्सन। अब ये बताओ कि ये कहीं से भी सही है पर्सन का ऑब्जेक्ट बनना, बोलेंगे नहीं, ये पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नहीं बनना चाहिए। रामू फलाना गया, चलो ये सही है। फिर से इंटर नेम पूछने लगा, ये सही बात है। ये किसकी वजह से पूछ रहा है, P1 की वजह से। ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो हमने लिखा फालतू इसका। हाँ, पर्सन का ऑब्जेक्ट यहाँ डायरेक्ट नहीं बनना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे खास तरह का क्लास बनाना होता है, और उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने का क्या तरीका होता है, तो किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने का अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीका होता है। बट पाइथन के अंदर किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको एक मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, और उसका नाम है ABC। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम ABC import ABC। ABC का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, जिसे बोलते हैं ABC।
अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसे कहते हैं? सर इंपोर्ट हाँ भाई हाँ, ये जो छोटकू है ना ये मॉड्यूल का नाम है, और ये जो बड़कू है ये क्लास का नाम है। कॉमन होगा ना। अच्छा ABC इंपोर्ट अच्छा, ये तो है। अब देखो फ्रॉम ABC ये क्या है? मॉड्यूल का नाम है, और ये क्या है? उस क्लास का नाम जिसे हम लाना चाह रहे हैं। तो ABC मॉड्यूल से ABC क्लास को लेकर के आओ। ABC क्लास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को यूज़ करने के लिए, मतलब इस क्लास को अगर हम क्या बनाना चाह रहे हैं, तो बस मैं यहाँ क्या लिखूंगा? ABC। क्या लिखना है? ABC। मतलब ये किसका चाइल्ड हो गया? ABC का। अब मैं दोबारा से क्या करता हूँ, इस लाइन को हटा देता हूँ ताकि हमसे कुछ भरवाए नहीं। अच्छा, Ctrl+Z, क्या कर रहा हूँ मैं? अच्छा P1 इक्वल टू पर्सन, और चलो रन करते हैं। क्या पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा? हाँ वो अभी तो बन गया। ये भी सही नहीं है, नहीं बनना चाहिए था। एक काम और करना पड़ेगा इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कि यहाँ कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बनाना पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए हमें एक स्पेशल डेकोरेटर का यूज़ करना होता है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या लिखना होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और इसके नीचे हमें कोई एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। और मान लीजिए कि इस फंक्शन का नाम हमने रख दिया सेट पी इन्फो। क्या रखा? सेट पी इन्फो। और इसके अंदर हमने एक कीवर्ड पास कर दिया दैट इज सेल्फ, और इसका हमने कोई डेफिनेशन नहीं दिया, बस हमने इसको डिक्लेयर किया, मतलब इसके बॉडी को मैंने ब्लैंक रखा। तो ये जो हमने यूज़ किया ये एक स्पेशल डेकोरेटर कहलाता है। पाइथन के अंदर क्या है? ये डेकोरेटर है। और सिंपल सा बात ये याद रखना है कि अगर किसी क्लास को हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो पाइथन के अंदर किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो काम करना पड़ेगा। पहला तो इसे ABC का चाइल्ड बनाना पड़ेगा, और दूसरा इस क्लास के ब्लॉक में कम से कम एक हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए दो काम करना पड़ता है। एक स्पेशल डेकोरेटर को यूज़ करना होता है जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और दूसरा एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ता है जिसका कि बॉडी नहीं हो। मतलब अगर ये पास नहीं लिखा होता बल्कि कुछ मैसेजेस अगर होते तो क्या बोलते? इसका बॉडी है। लेकिन अगर हमने पास लिख दिया मतलब इसका कोई बॉडी नहीं है। अब जब हम ट्राई करेंगे ऑब्जेक्ट बनाने का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, बल्कि यहाँ पे एरर आना चाहिए। हालांकि एरर मैसेज ये वाला नहीं आना चाहिए था जो अभी आया है। नेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नॉट डिफाइंड। क्या है? नेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नॉट डिफाइंड। कोई नहीं, इसको मैं हटाता हूँ। क्यों नहीं इसको कर पा रहा है? लेट मी चेक फर्स्ट। अब अभी जैसे ही हटा दिया तो फिर चल गया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहा। हाँ, ये नहीं चल रहा है तो हमें डेकोरेटर यूज़ करना पड़ता है। हो सकता है हमने स्पेलिंग गलत लिखा होगा, बस उसको वेरीफाई कर लेते हैं। @ क्या लिखेंगे? ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट METHOD एब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्या लिखना होता है? एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बस इतना। नेम एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, उसके अंदर ब्लॉक में होगा। नहीं सही लिखा गया है, ऐसा ही लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही लिखाएगा। अब ये जो क्लास हमारा बन गया, ये जो फंक्शन बन गया, जो मेथड बन गया, एब्स्ट्रैक्ट बन गया। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। हाँ, अगर वही हम ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का बनाना चाह रहे हैं तो बन सकता है, लेकिन स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट भी तब बनेगा जब इस क्लास को हम क्या करेंगे? ओवरराइड। क्या करेंगे? ओवरराइड। क्योंकि चाइल्ड के अंदर भी तो ये मेथड आ गया, यस सर। तो चाइल्ड भी क्या बन गया? एब्स्ट्रैक्ट। और अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट बनता है तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता है। अगर कोई क्लास बन जाए एब्स्ट्रैक्ट तो उसका चाइल्ड नहीं बन सकता, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। सॉरी, अगर कोई क्लास क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट, तो उसका कोई इंस्टेंस या उदाहरण या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो चाइल्ड को अगर हम चाहते हैं कि जो चाइल्ड क्लास है हमारा स्टूडेंट, उसका कम से कम ऑब्जेक्ट बन सके, तो मुझे कम से कम इस मेथड को क्या करना पड़ेगा? ओवरराइड। क्या करना होगा? ओवरराइड। पेरेंट्स के मेथड्स को या फंक्शन को अगर चाइल्ड क्लास में दोबारा से लिखते हैं तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ओवरराइड करना। क्या करना? ओवरराइड। और ओवरराइड किसका एक उदाहरण है? पॉलीमॉर्फिज्म का। किसका? पॉलीमॉर्फिज्म का। तो चलो इसी बहाने ये भी हो जाएगा।
तो क्या लिखता हूं मैं, डेफ, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, और अच्छा ये अंडरस्कोर देने का कोई सेंस नहीं था, यही लिखे थे ना हम लोग। Yes, sir. अच्छा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग फिलहाल के लिए क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पास कर लेते हैं। और यहाँ हमने किसको डाला, पर्सन को डाला। कोई नहीं, कोई नहीं। अब अभी भी ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग क्या लिखते हैं, डेफ, और उसके बाद क्या, सेट पी इन्फो, और यहाँ जो भी मर्जी वो हम क्या डालते हैं, यहाँ पे एक मैसेज थोड़ा सा कुछ भी बना के डाल दो, ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास, ऐसा कुछ हमने मैसेज डाल दिया। ये हुआ ओवरराइड करना, बोलो ना, सुन रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी import ओवरराइडिंग। हम लोग क्या किए, इस मेथड को जो कहाँ लिखा गया था, पेरेंट्स क्लास के अंदर, इनहेरिट करने के बाद उसको हमने उसका एक नया डेफिनेशन दिया। और ये जब नया डेफिनेशन दिया तो इसी को क्या बोलेंगे, ओवरराइड। फंक्शन को ओवरराइड करना। क्या करना, फंक्शन को ओवरराइड करना। अब हम यहाँ पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बना करके ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, स्टूडेंट का बनाते हैं। अब कोड चल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी क्या आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी import करना पड़ता है। है। देखिए मैं आपको लिखा है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी करना पड़ता है, इसीलिए काम नहीं करा है ना। Yes, sir. चल बढ़िया। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, कहाँ इंपोर्ट किए थे वो, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट METHOD, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब चल जाएगा कोड अपना, हाँ चल गया कोड। क्या लिखा हमने, राम, और क्या सिटी है, पटना। कोड चला, लेकिन कोड क्यों चला पता, क्योंकि हमने ओवरराइड किया है। अगर मान लो मैं ओवरराइड नहीं करता, मान लो हमने ओवरराइड नहीं करता बल्कि हमने पास लिखा होता, तो क्या स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। आप पढ़ लो कि इस एक्चुअल में यही आना चाहिए था एरर, कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास स्टूडेंट का कोई भी इंस्टेंस नहीं बन सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो चलो इसी बहाने हमने कॉन्सेप्ट किसका देख लिया, साथ ही साथ पॉलीमॉर्फिज्म का। और किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है पाइथन के अंदर, तो किसी क्लास को अगर एब्स्ट्रैक्ट बनाना है तो उसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का चाइल्ड बनाना पड़ेगा। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो पाइथन के अंदर प्री डिफाइंड होता है उसका नाम क्या है, ABC। और साथ ही साथ उस क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन करना होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने के लिए एक स्पेशल डेकोरेटर होता है जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, @एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और उसके बाद जब हम कोई एक फंक्शन बनाएंगे जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, तो उसका ब्लॉक क्या रहना चाहिए, ब्लैंक रहना चाहिए। एम्प्टी ब्लॉक का एक फंक्शन बनाते हैं, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस मेथड को ओवरराइड करना होगा जो एज अ एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन है किसके अंदर, पेरेंट्स के अंदर। अब ये चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा और कोड चलेगा भी। अब सवाल ये आना चाहिए आप लोगों के दिमाग में कि किसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे ही क्यों, जब क्लास बनाए हैं तो ऑब्जेक्ट ही बनाने के लिए तो हमने बनाया है। तो बोलेंगे नहीं, हम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे जब हम चाहते हैं कि गलती से भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बन जाए। जैसे हबनेट के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो पर्सन एक हमने क्लास बनाया क्योंकि पर्सन क्लास में कुछ कॉमन एट्रीब्यूट है जो विजिटर्स के लिए भी कॉमन है, एम्प्लॉय के लिए भी कॉमन है, स्टूडेंट्स के लिए भी कॉमन है और एग्जामिनी के लिए भी कॉमन है। तो चार और जो क्लास है, उन चारों क्लास के लिए कॉमन वेरिएबल्स को हमने किस में डाल दिया, पर्सन में। लेकिन कोई सिर्फ पर्सन हो सकता है क्या हबनेट के अंदर, नहीं। तो हम चाहेंगे कि गलती से भी हबनेट के अंदर कोई पर्सन अपने आप को खाली नहीं बोल, मतलब पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट ना डायरेक्ट बन पाए, इसीलिए हम पर्सन को क्या बनाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे। समझ में आया। तो ये एक मास्टर क्लास था आप लोगों के लिए जिसमें हमने किसका कॉन्सेप्ट देखा, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, चारों का कॉन्सेप्ट देख लिया। बस इसमें दो अभी जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अभी भी बाकी रह गया, मंकी पैचिंग एंड डक टाइपिंग। और ये दोनों क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का ही दो एडवांस फॉर्म है, ठीक है। और ये जो आपने किया इसको क्या कहते हैं, याद रखना, ओवरराइडिंग। इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। पेरेंट्स क्लास के किसी मेथड को अगर चाइल्ड क्लास में रीडिफाइन किया जाए तो इसे क्या बोलेंगे,
ओवरराइडिंग मतलब राम बाबू के पास स्कूटर जो था, लेकिन उस स्कूटर को क्या करना था, मॉडिफाई करवा दिया उनका बचवा, तो क्या बोलेंगे, ओवरराइड किया। और अगर वैसे ही चला रहा है जैसे था तो क्या बोलेंगे, सिर्फ इनहेरिट हुआ है, ओवरराइड नहीं हुआ।